लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और उसके 4 बड़े शहरों पर यह हमला हुआ है। इनमें इजराइल की राजधानी टेल अवीव है, रमत गन है, होलोन शहर है और बीर शेबा शहर है। ईरान ने कुल 30 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जिनमें से 9 मिसाइलों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया। और यह जानकारी द टाइम्स ऑफ इजराइल ने दी है और उसने यह भी बताया है कि यह हमला इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के पास हुआ है, न कि स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर हुआ है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने टेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज पर बिल्कुल सटीक मिसाइल दागी है और उसे इस हमले में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि जब इस हमले की खबर से इजराइल का शेयर मार्केट नीचे आ जाना चाहिए था, ऐसे में वहाँ के स्टॉक मार्केट में एक साल का सबसे बड़ा उछाल आया है और यह है 4.7% का उछाल। आज वहाँ का स्टॉक मार्केट जो है लगभग 4.5% बढ़ गया। हालांकि इसके बावजूद आज का दिन इजराइल के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। टेल अवीव के पास जिस इलाके में 1 दर्जन से ज़्यादा यूरोपीय और अफ्रीकी देशों के दूतावास और राजनयिक मिशन हैं, आज ईरान की मिसाइलें इस इलाके तक भी पहुंच गई। अब आप सोचिए, किसी भी देश की राजधानी में जहां एम्बेसीज होती हैं, वो वहां का वीआईपी इलाका माना जाता है और ईरान की जो मिसाइल हैं अब इस इलाके में भी पहुंच गई हैं जहां पर दूसरे देशों के दूतावास स्थित हैं। और आज ही ईरान ने दक्षिणी इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल पर भी अपनी मिसाइलें छोड़ी हैं और इस अस्पताल को सोरोका मेडिकल सेंटर कहते हैं। इस हमले के बाद अस्पताल में कैसे भगदड़ मच गई और कैसे इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइलों का शोर गूंज रहा था, ये आप इन तस्वीरों से देखिए। इजराइल का कहना है कि इस अस्पताल पर हुए हमले में 42 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है और इनमें भी कुछ लोग इसलिए घायल हो गए क्योंकि हमले के बाद अस्पताल में भगदड़ मच गई थी। इजराइल ने इस हमले को वॉर क्राइम बताया है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा है कि ईरान को इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। Our goal is twofold. Nuclear, ballistic missile, we're going to remove that. We are in the process of completing removing this threat. We are committed to destroying the nuclear threat, the threat of a nuclear annihilation against Israel. आपने भारत और पाकिस्तान या फिर इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के दौरान हवा में तो कई मिसाइलों को देखा होगा, लेकिन अब आप ये देखिए कि विस्फोट के बाद ज़मीन पर इन मिसाइलों का मलबा कैसा दिखता है। ये ईरान की एक लंबी दूरी की मिसाइल का मलबा है, जिसे देखकर लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये वही मिसाइल है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आकर यहाँ बड़ा धमाका कर सकती है। ये उस मिसाइल का मलबा है, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर यह मिसाइल एक बड़े पाइप के टुकड़े जैसी नज़र आती है। आप देखिए, ये मिसाइल है। अब तक के युद्ध को देखकर ऐसा लगता है कि इजराइल
ईरान पर भारी पड़ा है और ईरान इस युद्ध में इजराइल के मुकाबले कमज़ोर है। लेकिन हकीकत में जब आप इस युद्ध को बहुत ध्यान से डिकोड करेंगे और ईरान के हमलों को बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको इन हमलों में एक ख़ास प्रकार की रणनीति नज़र आएगी। अंग्रेज़ी में इसे वॉर ऑफ एट्रिशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है इस प्रकार से युद्ध लड़ना जिससे दुश्मन देश थकने लगे, या युद्ध की एक ऐसी रणनीति जिसमें एक देश सामने वाले देश को सीधे हराने की बजाय लंबे समय तक धीरे धीरे उसे नुकसान पहुंचाए, वो उसे थका दे और थका कर कमज़ोर करके आखिर में उसे हरा दे। तो वॉर ऑफ एट्रिशन हथियार और मनोबल को तोड़कर शत्रु को धीरे धीरे थका कर हराना, और ये जो रणनीति है ये है ईरान की रणनीति। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर पहला हमला किया था तब हर किसी को यही लगा कि ईरान इजराइल पर ऐसा हमला करेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ईरान ने कोई बहुत बड़ा हमला ना करके 200 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया और बाद में ये हमले 12 से 18 घंटों के गैप पर किए जाने लगे। ये रणनीति इसलिए अपनाई गई ताकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को थकाया जा सके। ईरान को यह बात पता थी कि इजराइल पर सिर्फ बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइलें दागने से कुछ नहीं होने वाला। अगर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार है तो उसके हमलों का कोई फ़ायदा नहीं होगा और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इन सारी मिसाइल्स को रोक लेगा और ईरान मिसाइलें दागकर भी इस युद्ध में पीछे रह जाएगा। और इसी के बाद ईरान ने एक नई रणनीति को चुना और वो रणनीति थी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को थका देना, उसे कंफ्यूज कर देना। इस रणनीति के तहत ईरान ने एक बार में हमला ना करके थोड़े थोड़े अंतराल के बाद अपनी मिसाइलें दागी, जिससे दो बातें हुई। पहला, इजराइल में 2400 घंटे वॉर सायरन बजने लगे और एक दो दिन के बाद लोगों में एक प्रकार की मानसिक थकावट आने लगी। लोग भी थकने लगे क्योंकि चारों 2400 घंटे सायरन बजते रहते हैं, क्योंकि ईरान लगातार थोड़े थोड़े अंतराल के बाद अपनी मिसाइल इजराइल पर छोड़ रहा है। और दूसरी बात ये हुई कि इससे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो गया, वो थकने लगा और कई बार कंफ्यूज भी होने लगा। इजराइल के पास मुख्य रूप से 4 एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें से एक एयर डिफेंस सिस्टम पर सबसे ज़्यादा दबाव है, सबसे ज़्यादा उसी से काम लिया जा रहा है और इसका नाम है एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी मारक क्षमता है 2400 किलोमीटर, जबकि इजराइल से ईरान की सबसे कम दूरी 1000 किलोमीटर है। इजराइल के पास ये इकलौता ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो ईरान से आने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की पहचान भी कर सकता है और इन्हें हवा में ही ये नष्ट भी कर सकता है। बाकी के एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर या उससे भी कम है, इसलिए उनकी भूमिका काफ़ी सीमित है। इस बात को ईरान अच्छी तरह से समझ गया और वो जब अपनी सीमा से 1000 से 1500 किलोमीटर दूर इजराइल पर मिसाइल हमला अब करेगा तो इजराइल एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम से ही इन हमलों को रोकेगा। ये बात ईरान की समझ में आ गई। अब अगर ईरान लगातार हमले जारी रखने में कामयाब रहता है तो इजराइल का यह एयर डिफेंस सिस्टम धीरे धीरे थकने लगेगा और धीरे धीरे उसकी मिसाइलें भी समाप्त होने लगेंगी और इस समय यही हो रहा है। इजराइल अब ईरान की तरफ से आने वाली सभी मिसाइल्स को हवा में नष्ट नहीं कर रहा, बल्कि अब वो सिर्फ चुन चुन कर उन्हीं मिसाइलों को नष्ट कर रहा है जो उसके सैन्य ठिकानों, बड़े बड़े शहरों या फिर रिहायशी इलाकों को निशाना बना सकती हैं। जो मिसाइलें ऐसी हैं जो कि किसी दूर दराज के इलाके में जा रही हैं या ऐसी जगह पर जाकर गिर सकती हैं जहां पर ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं या जहां कम नुकसान होगा, अब इजराइल ऐसी मिसाइल्स को नहीं रोक रहा और उन्हें जाने दे रहा है। दूसरी बात यह है कि लगातार एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल होने से इजराइल की लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल्स अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अमेरिका के एक बड़े अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इजराइल के पास अब सिर्फ इतनी इंटरसेप्टर मिसाइलें ही बची होंगी जिससे वो अगले 10 से 12 दिन और ईरान के मिसाइल हमलों को रोक पाएगा। अब आप सोच लीजिए, अगर अगले एक हफ्ते में यह युद्ध नहीं रुका
सीज फायर नहीं हुआ तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत आधी से भी कम रह जाएगी, क्योंकि जब एक मिसाइल को रोका जाता है तो वो भी मिसाइल के जरिए ही रोका जाता है हवा में, और धीरे धीरे इजराइल की ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं ये अब कम होती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अभी तो बड़े बड़े शहर और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने वाली मिसाइल्स को इजराइल रोक रहा है, लेकिन बाद में यह भी हो सकता है कि वो सिर्फ अपने बड़े सैन्य ठिकानों को इन मिसाइलों से बचाने लगे और बाकी के इलाके ईरान के निशाने पर आ जाएं। तीसरी बात यह है कि ईरान की मिसाइलों को हवा में नष्ट करना भी बहुत महंगा काम है। एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए है, और इस हिसाब से अगर ईरान की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए हर रोज 100 इंटरसेप्टर मिसाइल्स दागी जा रही हैं तो सिर्फ इन 100 मिसाइल्स का रोज का खर्चा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। ईरान इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहा है, इसलिए वो अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ अब धीरे धीरे कॉम्बैट ड्रोन्स को भी मिसाइलों के झुंड में इजराइल पर हमला करने के लिए भेज रहा है। तो मिसाइलें भी आ रही हैं और कॉम्बैट ड्रोन्स भी आ रहे हैं, और इनमें एक ड्रोन की कीमत लगभग 40 लाख रुपए के आसपास होती है, और वो सब इसलिए है ताकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाए, उसे समझ में ना आए कि उसे मिसाइल को रोकना है या ड्रोन को रोकना है। और एक 40 लाख रुपए के ड्रोन को रोकने के लिए इजराइल करोड़ों रुपए की मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। यहां इजराइल के सामने अब बड़ी चुनौती यह है कि इस 40 लाख रुपए के ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने के लिए उसे 8 से 25 करोड़ रुपए की मिसाइल फायर करनी पड़ रही है, और ईरान बहुत चालाकी से मिसाइलों और इन ड्रोन्स को एक ही झुंड में मिक्सअप करके भेज रहा है। इसके अलावा अमेरिका के युद्धपोत और उन पर तैनात किए गए एयर डिफेंस सिस्टम भी जरूरत पड़ने पर इजराइल की मदद कर सकते हैं, लेकिन अब तक अमेरिका ने औपचारिक रूप से यह नहीं कहा है कि वो ईरान की मिसाइलों को नष्ट करने में इजराइल की कोई मदद कर रहा है या करेगा। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने भी अमेरिका को इस युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी है, और ईरान को लगता है कि अगर यह युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच ही चलता है तो इजराइल को इसमें अंततः हार माननी पड़ेगी। अब आप ये देखिए कि दोनों देशों के हमलों में बड़ा अंतर क्या है, दोनों देशों की रणनीति क्या है। ईरान इजराइल के सैन्य ठिकानों से ज्यादा उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। तो ये फर्क को आप समझिए। ईरान जो है वो आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। ईरान ऐसे इलाकों पर ज्यादा हमले कर रहा है जहां पर बहुमंजिला इमारतें हैं, जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर बाजार हैं। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो इजराइल में जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं या जो बड़े शहर हैं जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, वहां इन मिसाइलों को गिरते हुए देखा गया है। और ये नुकसान कहां कहां हुआ है आपकी स्क्रीन पर है। ये इजराइल की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, और ये जो इलाके आपको दिख रहे हैं ये रिहायशी इलाके हैं जहां पर आम लोग रहते हैं। शहरों में मिसाइल हमले कर रहा है ईरान। ये तो ईरान की रणनीति है। अब इजराइल के बारे में देखिए। इजराइल रिहायशी इलाकों से ज्यादा ईरान के सैन्य ठिकाने, न्यूक्लियर ठिकाने, एयर बेसिस, रेडियो सेंटर, सरकारी बिल्डिंग्स, इस तरह की चीजों को निशाना बना रहा है। आज भी इजराइल ने ईरान की एक और न्यूक्लियर साइट पर हमला किया जिसे अराक न्यूक्लियर फैसिलिटी भी कहते हैं। ईरान पर आरोप लगता है कि वो इन हैवी वाटर रिएक्टर्स का इस्तेमाल करके प्लूटोनियम निकाल सकता है और इससे आगे चलकर न्यूक्लियर हथियार बनाए जा सकते हैं, और इसी वजह से इजराइल ने ईरान के इस न्यूक्लियर ठिकाने पर भी हमला किया है और इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसे आपको बहुत ध्यान से आज देखना चाहिए। इससे आप ये भी समझिए कि इजराइल की वायुसेना इस वक्त ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों के आसपास ही मौजूद है और वो इन पर लगातार हमले कर रही है। यानी इजराइल की जो वायुसेना है, उनके जो फाइटर जेट्स हैं, वो ईरान के आसमान में उड़ रहे हैं।
तो इस रणनीति को आप समझ लीजिए। ईरान इजराइल के शहरों पर हमला कर रहा है जहां आम नागरिक रहते हैं, और इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, उसके न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर रहा है, सरकारी बिल्डिंग्स पर हमला कर रहा है, और वो सोच रहा है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर तोड़ दी जाए। अब से कुछ देर पहले इजराइल ने खुद अपने इस दावे को वापस ले लिया है कि उसने फारस की खाड़ी के पास बुशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हवाई हमला किया है, जहां रशिया और ईरान के साथ मिलकर यह न्यूक्लियर प्लांट काम करता है। इस दावे के बाद रशिया ने इजराइल से कहा था कि वो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना ना बनाए, क्योंकि इस प्लांट से न्यूक्लियर हथियार बनाने का कोई खतरा नहीं है, और यहां इस इलाके में रशिया के नागरिक भी मौजूद हैं। Россия призывает израильское руководство немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющиеся объектами проверочной деятельности МАГАТЭ. Особенно обеспокоены безопасностью атомной электростанции «Бушер», в работе которой задействованы российские специалисты. Жесткая и непримиримая реакция стран мирового большинства на израильские удары по территории Ирана, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, вкупе с результатами экстренного заседания Совета безопасности ООН 13 июня и специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ 16 июня, свидетельствует о неприятии конфронтационного курса и разрушительных действий израильского руководства. जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हमला करने से ईरान का न्यूक्लियर हथियार बनाने का सपना टूट जाएगा, वो गलत सोच रहे हैं। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर जो हमले इस समय कर रहा है, उनसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 5 साल, 10 साल या 15 साल पीछे तो धकेला जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। एक न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उस पर मिसाइल या बॉम्ब गिराना काफ़ी नहीं होता। ऐसे हमलों में कई बार जोखिम ज़्यादा हो जाता है, और न्यूक्लियर रेडिएशन के लीक होने से, न्यूक्लियर रेडिएशन से लाखों लोगों की जान जा सकती है अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्टर पर या न्यूक्लियर साइट पर मिसाइल या बॉम्ब से हमला कर दिया जाए तो। अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से समाप्त करना चाहता है तो उसे वहां पर अपनी पैदल सेना को भेजकर ईरान के इन परमाणु ठिकानों पर पहले कब्जा करना होगा, और फिर इसके बाद कई महीनों में इजराइल इन साइट्स को पूरी तरह से निष्क्रिय बना पाएगा। इस समय जिन हैवी वाटर रिएक्टर्स, पावर प्लांट्स और यूरेनियम फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया है, उन्हें ईरान चाहे तो युद्ध के बाद कुछ ही समय में दोबारा से मरम्मत करके फिर से शुरू कर सकता है, और ऐसी स्थिति में ये सारे न्यूक्लियर प्लांट्स फिर से कुछ ही समय के बाद, कुछ महीनों के बाद शुरू हो सकते हैं। यानी इन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इन प्लांट्स पर इजराइल को पहले अपना कंट्रोल करना होगा, और ये तभी संभव है जब इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दे। इजराइल ने आज ही इस बात को फिर दोहराया है कि इस युद्ध में ख़ामेनी का अंत होना निश्चित है। अब हम इस सवाल पर आते हैं कि आयतुल्लाह ख़ामेनी को ईरान की सत्ता से हटाना इतना मुश्किल क्यों है।